वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम प्लाज्मा थेरेपी और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है उसकी चपेट में सारा संसार है ना। कहीं ना कहीं एक मतलब वैश्विक महामारी उसे घोषित कर दिया है, पेंडेमिक डिसाइड कर दिया गया है WHO के द्वारा। और कोरोना डिसीज़ के द्वारा, कोविड 19 के द्वारा लगभग लगभग सभी देशों में बहुत सारे जो लोग हैं इससे इन्फेक्टेड हैं। और तो इसी के चलते कोरोना वायरस जो है, इसके चलते इसका जो प्रिवेंशन है, जो इसका उपचार है, वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो कोरोना वायरस के उपचार के चलते इस पर बहुत सारी खोजें की जा रही हैं, बहुत सारे इस पर रिसर्च की जा रही हैं कि आखिर कोरोना वायरस बीमारी जो है, कोविड 19 जो डिसीज़ है, इस कोविड 19 डिसीज़ को या कोरोना वायरस से जो बीमारी हो रही है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। तो जब इस पर रिसर्च किया गया तो डॉक्टरों द्वारा ये मुख्य तौर पर देखा गया कि इसमें मुख्य तौर पर दो ही चीज़ें अभी तक सामने निकल के आई हैं, एक प्लाज्मा थेरेपी और दूसरा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अब दोनों किस तरीके से काम करती हैं, क्या इसका वर्क होता है, कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस से मतलब फाइट करती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं, है ना। तो पूरा इसका जितना भी डिटेल है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज आपको प्लाज्मा थेरेपी किस तरीके से कोरोना वायरस में कारगर है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किस तरीके से काम करता है, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो भी थोड़ा सा इंक्लूड हो जाएगा। जिन्होंने मुझसे बायोलॉजी पढ़ा है उनको एक बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। तो इस लेक्चर को आप बायोलॉजी के चैप्टर से लिंक कर सकते हैं। जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक करंट का टॉपिक हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। ठीक है। तो प्लाज्मा, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है। शरीर में हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा पदार्थ जो संपूर्ण बॉडी तक पहुंचता है, संपूर्ण बॉडी के छोटे छोटे ऑर्गन्स या छोटे छोटे अंगों तक पहुंचता है, तो वो एक ही है जिसका नाम है ब्लड या रक्त या खून या रुधिर। ठीक है। तो रुधिर या ब्लड की हम बात करें तो ब्लड मुख्य तौर पर चार प्रकार के पार्टों से मिलकर बना होता है। मुख्य तौर पर ब्लड चार भागों से मिलकर बना होता है। ये चार भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है प्लाज्मा। सबसे पहला भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। ये ब्लड के चार भाग हैं। पहला भाग क्या है? प्लाज्मा। दूसरा भाग होता है WBC। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा भाग होता है RBC या रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। और चौथा भाग होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि किसी को डेंगू हो गया है तो उसकी प्लेटलेट्स गिरने लगी हैं, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, है ना। तो एक्चुअल में वो प्लेट नहीं है, वो प्लेटलेट्स है ना। तो प्लेटलेट्स भी हमारे रक्त का या ब्लड का एक पार्ट है। ठीक है। तो ये चार भाग होते हैं। इन चारों भागों में हमें तीन भागों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स भाग आते हैं। ये वाला भाग से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल यहाँ पर प्लाज्मा को पढ़ना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? ठीक है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लड है, इसको जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब इसके हमें दो भाग मिलते हैं। ठीक है। दो भाग मिलते हैं। तो आप सोचेंगे अभी तो आपने चार भाग बताया, अभी दो भाग कैसे? देखो, मुख्य तौर पर चार भाग होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन दो भाग इस तरीके से कि एक भाग में पूरा लिक्विड पार्ट आता है और एक भाग में पूरा सॉलिड पार्ट आता है। ठीक है। जैसे मान लो एक बर्तन में आपने पानी डाला और उसमें आपने थोड़ी सी शक्कर डाल दी और थोड़ा सा उसमें आपने नमक डाल दिया और दोनों को बहुत अच्छे से मिला दिया। तो इसमें मुख्य तौर पर मिक्सचर है ये, है ना, मिक्सचर है ये। लेकिन इसमें पानी अलग है जो लिक्विड फॉर्म में है, और जो नमक है, जो शक्कर है, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो अलग है। ठीक है। लेकिन ये पूरा क्या है? मिक्सचर है।
तो वैसे ही हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड में कुछ भाग होता है लिक्विड और कुछ भाग होता है सॉलिड। तो सॉलिड भाग में क्या आता है, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। ये सॉलिड भाग है, इस सॉलिड भाग को आप अलग रख दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केवल प्लाज्मा की बात करनी है। ठीक है, तो प्लाज्मा एक ऐसा भाग होता है जो कि मनुष्य की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जैसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। देखो, वास्तविक तौर पर जो इम्यून सेल है वो डब्ल्यूबीसी होती है, इम्यून सेल डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, जो उसका इफेक्ट है वो प्लाज्मा के द्वारा संभव होता है। प्लाज्मा के द्वारा उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट किया जाता है। अब कैसे होता है, इसकी प्रोसेस को समझिए। देखिए, प्लाज्मा एक ऐसा भाग है ब्लड का कि ये ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड में 60%, ब्लड में 60% या कहीं कहीं 55% भी लिखा रहता है। तो मानव शरीर की सारी चीज़ें जो हैं वो एक रेंज में होती हैं, फिक्स कोई चीज़ नहीं है। तो 55 से 60% मतलब सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। अब इस प्लाज्मा पर शोध या रिसर्च इसलिए की गई क्योंकि जब कोरोना वायरस दो विभिन्न व्यक्तियों के अंदर ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, जब कोरोना वायरस दो विभिन्न व्यक्तियों के भीतर ट्रांसमिट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाती है और एक व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और इतने व्यक्ति स्वस्थ हो गए, जिन्हें घर स्वस्थ हो गए और जिन्हें घर पहुंचाया गया। तो ये स्वस्थ कैसे हो रहे हैं? आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि लाइलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है संसार में, तो फिर ये ठीक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, इसका कोई इलाज नहीं है, दवा इसकी कोई नहीं है, लेकिन कुछ मानव के अंदर एक ऐसी विशिष्ट सेल पाई जाती हैं जो मानव खुद अपने से उस कोरोना वायरस को खत्म कर देता है और वो कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की असीम क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, है ना। बस थोड़ा सा मुद्दा क्या है कि कभी कभी हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो सामने वाले जो अटैकिंग एजेंट हैं उनको समझने में थोड़ी सी गलती कर देती है। होता क्या है कि जैसे मान लो आपने देखा है, उदाहरण के तौर पर जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर आर्मी होती है। आर्मी क्या करती है? आपके देश की रक्षा करती है। किससे? किससे? जो दूसरे देश के दुश्मन होते हैं। लेकिन रक्षा तब करेगी जब आर्मी उन दुश्मनों को पहचान पाएगी। समझ में आ रहा है बात आपको? आर्मी बॉर्डर पर तैनात है और वहां से अगर सामने से दुश्मन आएगा, जब दुश्मन को देखेगी और दुश्मन को पहचानेगी, तब जाके आर्मी उस पर अटैक कर पाएगी। लेकिन अगर वो दुश्मन सामने से छिप कर आ गया और आपकी आर्मी ने उसको नहीं देखा, तो वो दुश्मन आकर आपकी आर्मी को तबाह कर देगा। जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक आपने सभी सुना होगा, लगभग 46 जवानों की वहाँ पर जवान शहीद हो गए थे। उरी अटैक हुआ था, है ना। ऐसे बहुत सारे अटैक होते हैं जिसमें आर्मी देख नहीं पाती और सामने से दुश्मन आके हमला कर देता है। तो सेम वैसा ही हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर भी एक आर्मी है जिसको हम रोगों से लड़ने की क्षमता या इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है और ये आर्मी या इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र उस वायरस को पहचान कर, उस जीवाणु को पहचान कर उसे क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है। सीधी सी बात है। और इस तरीके से हम ठीक हो जाते हैं, है ना। जैसे इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं। राइनो वायरस हो गया जिससे जुकाम होता है ना। रेबीज का वायरस होता है ना। साल्मोनेला टाइफी होता है। ऐसे बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया हैं जिनको पहचान कर हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो उसे ख़त्म कर देती है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनको पहचानना हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही मुश्किल होता है। कहने का अर्थ ये है कि उन्हें नहीं पहचान पाती, और जब नहीं पहचान पाती तो वो जो हानिकारक वायरस है वो हमारी आर्मी पर ही अटैक कर देता है। मतलब वो वायरस हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही खत्म कर देता है। जिससे पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे नष्ट करे, उससे पहले वो वायरस हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। जैसे आपने सुना होगा एड्स का वायरस,
एड्स का वायरस HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस भी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। और ऐसे ही कोरोना वायरस का जो वायरस है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है और बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में उत्पन्न कर देता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों की बॉडी में प्लाज्मा इस तरीके से पाया गया, कुछ व्यक्तियों के अंदर बॉडी में प्लाज्मा इस तरीके से पाया गया कि उनमें उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ने कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया और वो स्वस्थ हो गए और वो ठीक हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें है, यहाँ पर इसमें है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, जैसे मान लो जो व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हुआ है उस व्यक्ति का ब्लड लिया जाता है और ब्लड लेने के बाद उस ब्लड को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद उसमें जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है और जितना भाग बचता है वो भाग फिर से उस व्यक्ति की बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को कोई खासी खून की कमी महसूस नहीं होती। वैसे आपको पता होगा कि एक व्यक्ति बढ़िया तरीके से आराम से 200 ml 250 ml तक ब्लड दे सकता है, पूरा ब्लड दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें केवल उसका प्लाज्मा चाहिए और इतना प्लाज्मा हम निकालते हैं और RBC WBC प्लेटलेट्स भी उसके साथ निकल आते हैं और उनको हम उसे फिर से वापस कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती। ये प्लाज्मा हम उस व्यक्ति का निकालते हैं जिस व्यक्ति की बॉडी ने कोरोना को मात दे दी है, मतलब कोरोना वायरस से जो बीमार हुआ था वो व्यक्ति ठीक हो चुका है। उस व्यक्ति का हम प्लाज्मा निकालते हैं और उस प्लाज्मा को हम चेक करते हैं कि आखिर उसके प्लाज्मा में ऐसा क्या था जिसने कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया है और उसकी बॉडी ठीक हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है। तो वो जो प्लाज्मा हमको मिला उस पर हम रिसर्च करते हैं और फिर हम एक ऐसे व्यक्ति के अंदर उस प्लाज्मा को ट्रांसफ़र करते हैं जो व्यक्ति कोरोना वायरस से लड़ रहा है या कोरोना वायरस से मर रहा है या कोरोना वायरस से वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है। तो जो इन्फेक्टेड हुआ है उसमें ये वाला प्लाज्मा हम ट्रांसमिट करते हैं और वही प्लाज्मा की जो शक्ति रहती है उससे वो व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। संभवतः ऐसा हर बार नहीं होता, हर बार इस पर थोड़ा सा ठीक होना मुश्किल है अभी, लेकिन कोशिश और रिसर्च लगातार चल रही है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज कोरोना वायरस में उभर के आएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च की जा रही है। तो अभी जो प्रोसेस थी वो पूरी मैंने आपको बताई। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी की जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आमतौर पर ये दवा है ना, ये दवा मलेरिया के उपचार में दी जाती है। मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति को ये दवा दी जाती है और वो बड़ी आसान तरीके से ठीक हो जाता है। सामान्य तौर पर मलेरिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, वहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं वो इसकी चपेट में आते हैं, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। तो उन देशों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तैयार की जाती है ना। और जिन देशों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे यूरोप वगैरह हो गया, जो ट्रॉपिकल रीजन से बाहर हैं, वहाँ पर मलेरिया जैसी कोई बीमारी नहीं है, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो आमतौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कुनैन दवा से बनाई जाती है और ये जो कुनैन मेडिसिन है ये सिनकोना के पेड़ से निकाली जाती है। सिनकोना आमतौर पर हमारे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, केरल वगैरह इन जगह काफ़ी मात्रा में उगता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक सिनकोना कहाँ होता है तो इसका आंसर आप बताएंगे इंडोनेशिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। और सिनकोना के वृक्ष की छाल या बार्क से इस दवा को बनाया जाता है और ये दवा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भारत में उपस्थित है और जिससे मलेरिया ठीक किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये दवा तो मलेरिया की है, लेकिन फिर इसे कोरोना वायरस की जो बीमारी है कोविड-19 डिसीज़, उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
और क्यों ये हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सिंपल सा है, इसमें ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इसके द्वारा पूर्ण रूप से इसको ठीक किया जा सके, बल्कि कुछ जो कहना चाहिए व्यक्ति को दिक्कतें आने लगती हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है ये मानव के अंदर जाकर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जो सांस लेने का आपका सिस्टम है ना, जिसमें नोस्ट्रेल आता है, ट्रकिया आता है, आपके लंग्स आते हैं, ट्यूबल्स आते हैं, इन सभी को इन्फेक्टेड कर देता है। और इन्फेक्टेड करने के बाद इन सभी को वो एक प्रकार से क्लोज करने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, इसलिए कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को हम ऑक्सीजन दे देते हैं, और ऑक्सीजन देने से उस व्यक्ति को ऑक्सीजन बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन मास्क से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता, इसलिए पर उस व्यक्ति को हम वेंटिलेटर पर ले जाते हैं। और वेंटिलेटर का मतलब होता है, देखो, ऑक्सीजन लगाना और वेंटिलेटर देना दोनों में अंतर है। ऑक्सीजन लगाने में केवल व्यक्ति के चेहरे पर, मतलब जो नोज होती है, इस पर ऑक्सीजन कैप लगा दिया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन स्वयं ले लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है और उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, और व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाने पर भी वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता। फिर बहुत सारी आर्टिफिशियल ट्यूब के द्वारा सीधी ऑक्सीजन उसके लंग्स तक पहुंचाई जाती है। मतलब जो नोज का सिस्टम है, इस नोज के सिस्टम से ऑक्सीजन नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपका सीधा कनेक्शन होता है आपके लंग्स से, और यहाँ से आपको आपकी नाक के अंदर से एक ट्यूब डाली जाती है, और उसके द्वारा सीधी ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचा दी जाती है, और व्यक्ति लगातार जीवित बना रहता है। लेकिन ये जीवित तब तक रहता है जब तक उसकी एक निर्धारित टाइम पीरियड है ना। क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ही हानिकारक वायरस है, क्योंकि इसके ऊपर का जो कैप्सिड और एनवलप प्रोटीन है वो बहुत ही जटिल होता है, और इसको ब्रेक करना हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक नहीं हो पाता। और इसी का जो कैप्सिड और एनवलप बना होता है वो स्पाइक प्रोटीन का बना होता है, और ये स्पाइक प्रोटीन सबसे ज़्यादा जटिल प्रोटीन होता है। ये जटिल प्रोटीन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देता है, और आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते। और जब आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और जब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता तो आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपके खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता। खाना हमारे शरीर में बेकार है अगर उसका ऑक्सीडेशन ना हो तो। जब आपके अंदर फूड जाता है और जब आप सांस लेते हैं और उस ऑक्सीजन से उस फूड या भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, तभी उससे आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का। तो होता क्या है कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देता है, तभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को हमारे श्वसन तंत्र में चिपकने नहीं देता, या सामान्य भाषा में मैं कहूँ कि हमारे श्वसन तंत्र को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोरोना वायरस से क्लोज नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता कुछ समय के लिए। और इस तरीके से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कुछ हद तक कोरोना डिसीज़ में कारगर माना जा रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कारगर प्लाज्मा थेरेपी है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। तो आई होप यहाँ तक इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।